ये बताइए कि हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। आर्टिकल 13 के बेस पे हम कहते हैं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद के पास संविधान का संशोधन करने की शक्ति तो है, पर संविधान को फिर से लिखने की शक्ति नहीं है। दे कैन जस्ट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन नॉट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि संविधान में जहां क्लैरिटी ना हो वहां उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, जहां साफ साफ लिखा है वहां तो इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 124 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जजेस की नियुक्ति कुछ लोगों की सलाह से, जजेस की सलाह से, अपने विवेक से करेगा। एकदम साफ लिखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या अपने 3 जजेस अपॉइंटमेंट केसेस में ये कर दी कि पूरी तरह से जजेस ही तय करेंगे कि किसका चयन होगा किसका नहीं होगा। क्या ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए और कुछ और मामलों में अपनी इंटरप्रिटेशन की शक्ति को बढ़ाकर रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल तक बढ़ा दिया है? और यदि हाँ, तो इसका समाधान क्या है? सर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी विशेषता है जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान निर्माता थे हमारे, उन्होंने संविधान की मूल विशेषता है जो हमारे संविधान को परिभाषित करती है। और सर, उनके लिए आवश्यक है कि जैसे उसमें सेपरेशन ऑफ पावर एक वो है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस वो है। तो सर, जो राष्ट्रपति के थ्रू जजेस का अपॉइंटमेंट था, उसका यह देखा जा रहा था कि सरकार मिसयूज जो है उसका देखा गया था और उसको आर्बिट्रेरी रूप से परिभाषित किया गया था। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजेस केसेस में एक कॉलेजियम नाम से सिस्टम लाया। तो उसके माध्यम से जो है, हालांकि समस्या उसमें है, पर जो समस्या पहले थी जुडिशियल इंडिपेंडेंस की जो समस्या थी या फिर सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको बढ़ावा देने के लिए कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया। तो क्या आपको लगता है कि जो व्याख्या की गई संविधान की वो एकदम ठीक है, दुरुस्त है, या उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है अभी? सर, समय समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर विभिन्न PIL के माध्यम से संविधान में बदलाव होता रहा है। और जैसे संविधान निर्माताओं ने भी अपेक्षा की थी कि जनता अपनी लगातार समाज परिवर्तन के हिसाब से इसमें व्याख्या कर सकता है, और लगातार जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको परिभाषित किया है। और लगातार ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जिसमें संविधान की व्याख्या होती रही है। जब भारत आज़ाद हुआ तो ट्राइबल सोसाइटी को बाकी सोसाइटी से कितना एसिमिलेट करें, इसको लेकर 3 अप्रोचेस थी। एक को बोलते हैं एसिमिलेशन अप्रोच, एक को नेशनल पार्क अप्रोच बोलते हैं, और एक को जो नेहरू जी की अप्रोच थी जिसमें यह था कि हम ऑटोनॉमी के साथ एसिमिलेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आपको क्या लगता है कि हमें अपनी ट्राइबल सोसाइटी के साथ क्या नीति अपनानी चाहिए ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो और वो देश की मुख्य धारा में शामिल भी हो सके? सर, जैसा कि नेहरू जी ने जो प्रारंभ में कहा था कि जो ट्राइबल पंचशील है उनका हमें पालन करना चाहिए, जिसमें कि जल जंगल जमीन के जो अधिकार है उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और कोई भी सरकारी नीति उन पर थोपी नहीं जानी चाहिए। और जो भी सरकारी नीति है उनमें एक सुपर पोजिशन नहीं हो और बहुत ज़्यादा नहीं हो कि उनका बर्डन उन पर आने लगे। और हेल्थ और एजुकेशन जैसे मामले जो इंडिकेटर्स है उनमें सुधार करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। तो क्या लद्दाख को छठी अनुसूची में ले आना चाहिए?